आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ डिस्कशन के लिए वो है क्या बाबर आजम को हम फैब 5 में या फैब 4 में शामिल कर सकते हैं और क्या उन्हें विराट कोहली से कंपेयर किया जा सकता है। क्या उन्हें विराट कोहली जैसे क्लास के बैट्समैन के साथ कंपेयर करना ठीक है। सो अगर हम पास्ट में जाते हैं 70s में 80s में तो पाकिस्तान के पास बहुत तगड़े तगड़े बैट्समैन हुआ करते थे, जैसे ज़हीर अब्बास, उन्हें तो रन मशीन ही कहा जाता था। और ख़ासकर इंडिया के जितने भी बॉलर्स होते थे वो कहते थे ज़हीर अब्बास, क्योंकि वो 200-250 रन से नीचे कभी टेस्ट मैचों में रन बनाते ही नहीं थे। बहुत सारे बैट्समैन होते थे पाकिस्तान के पास टेक्निकली करेक्ट और लंबी इनिंग्स खेलने वाले, जैसे ज़हीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, हनीफ मोहम्मद, माजिद खान। और 90s में भी देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, जैसे यूनुस खान, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, जावेद मियादाद, आमिर सोहेल। तो बहुत सारे बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की बहुत तगड़ी हुआ करती थी और बॉलिंग लाइनअप तो तगड़ी थी ही, जिसमें शोएब अख्तर थे, वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, सकलेन मुश्ताक थे। तो बॉलिंग लाइनअप तो उनकी हमेशा से तगड़ी थी, लेकिन बैट्समैन भी ऐसे होते थे जो कि बहुत भारी पड़ते थे और इंडिया की बॉलिंग तगड़ी नहीं थी, तो इसलिए इनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग मिलाकर दोनों काफ़ी तगड़ी हो जाती थी और भारी पड़ते थे इंडिया पर। 1999 वर्ल्ड कप के बाद से जैसे ही गांगुली आते हैं इंडिया में, तो यहाँ इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो तो तगड़ी थी ही और बॉलिंग इंडिया की काफ़ी तगड़ी हो जाती है और एक इंडिया एक वर्ल्ड क्लास यूनिट बनकर सामने आती है, जिसमें बैटिंग भी बहुत तगड़ी है, बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है और फील्डिंग भी बहुत तगड़ी है। लेकिन पाकिस्तान का ग्राफ धीरे धीरे डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। बैटिंग जो तगड़ी थी, बॉलिंग तो तगड़ी थी, दोनों ही तगड़ी हुआ करती थी, लेकिन बॉलिंग भी अब उस क्लास की नहीं रही जो जिस क्लास की पहले 90s में हुआ करती थी। और बैटिंग तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी है, जिसमें अब बैट्समैन के लिए कोई बचा ही नहीं है। अगर मैं अभी के बैट्समैन में गिनूं तो सिर्फ बाबर आजम एक ऐसे टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन नज़र आते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट के पिच पे भी अच्छा खेलते हैं और विदेश में जाकर भी काफ़ी रन बनाते हैं। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाए, इंग्लैंड में भी रन बनाए, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने जाकर रन बनाए हैं। कट शॉट, पुल शॉट, सारे शॉट्स वो खेलते हैं। ड्राइव भी उनका काफ़ी एलिगेंट है, इवन कि समटाइम्स आई फील कि उनका जो ड्राइव है, जो कवर ड्राइव वो लगाते हैं, वो विराट कोहली से काफ़ी बेहतर है। विराट कोहली थोड़ा बैक हैंड से खेलते हैं, रिस्ट यूज़ करते हैं कवर ड्राइव मारने में। वहीं जो कोच बताते हैं, जो कोचिंग मैनुअल में दिया गया है, उस स्टाइल से वो कवर ड्राइव लगाते हैं। बाबर आजम का जो कवर ड्राइव वो एकदम एलिगेंट लगता है, टेक्निकली करेक्ट है। कोचिंग स्टाइल, कोचिंग मैनुअल से अगर हम बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट कवर ड्राइव वो लगाते हैं। तो आजकल के बैट्समैन में अगर देखें तो बाबर आजम काफ़ी अच्छे रन बना रहे हैं, हर मैचेस में रन बना रहे हैं, जहां जाते हैं वहां रन बना रहे हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बैट्समैन नज़र आते हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप निर्भर करती है, खासकर T20s में वो नंबर 1 बैट्समैन है। और 50s की उनकी एवरेज ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में है। T20s में, वनडेज में सिर्फ एक टेस्ट है जिसमें उनकी एवरेज 50s में नहीं है, लेकिन 45 में वो आ चुके हैं, क्योंकि इस साल उनका जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा रहा, 50 सुपर रहा है और टेस्ट में भी वो कवर अप कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ अचानक पाकिस्तानी बैटिंग में और पाकिस्तानी बॉलिंग में भी कहें तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1999 वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तानी बैटिंग बिल्कुल कोलैप्स हो गई। अगर हम 90s में भी देखें तो पाकिस्तान के पास काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन हुआ करते थे 1990s में या 2000 या अर्ली लेट 2000 में देखें तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर हुआ करते थे और आए जो कि टैलेंट उनमें बहुत था। शुरुआत में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे दिए और ऐसा लग रहा था कि वो आगे चलकर काफ़ी अच्छे तगड़े बैट्समैन बनेंगे, लेकिन वो अपने एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे और बीच में ही कहीं खो गए। तो जैसे मैं नाम लूँ अगर, जो कि टैलेंटेड बैट्समैन दैट फेल्ड टू अचीव व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड, लाइक हसन रज़ा, इमरान नज़ीर जो काफ़ी तगड़े बैट्समैन थे, बहुत अटैकिंग बैट्समैन थे, वो हो गए। सलमान बट जो कि एक ओपनिंग बैट्समैन थे और बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे, टेस्ट में भी वनडे में भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेला करते थे। यासिर हमीद हो गए जो कि काफ़ी टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन थे टेस्ट में और वनडे में, और आते ही उन्होंने मेरे ख्याल से 2 सेंचुरीज लगाई थी। इसके अलावा भी इमरान फरत होते थे, तौफिक उमर होते थे और बाद में अगर अभी रिसेंट की बात करें तो शर्जील खान थे, उमर अकमल थे, कामरान अकमल थे।
तो ये बहुत सारे जो बैट्समैन हैं जो जो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन अब वो अपने प्रॉमिस पे खरे नहीं उतरे। बहुत सारे बैट्समैन फिक्सिंग में चले गए, जैसे सलमान बट की पूरा एक फिक्सिंग का स्कैंडल आया था जिसमें मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट इन्वॉल्व थे। जेल भी गए वो, और 5 साल का इन पे बैन भी लगा। उसके बाद ये वापस भी आए, लेकिन टैलेंटेड थे, और 5 साल अगर ये खेलते तो काफ़ी तगड़े बैट्समैन बन जाते, लेजेंड बन जाते। लेकिन फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए। सलमान बट हुए, या अभी रिसेंट भी देखें आप, तो सरजील खान हो गए। वो भी अच्छे बैट्समैन थे, रन काफ़ी अच्छे बना रहे थे T20s में, वनडेज़ में, और वो भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए और अपना कैरियर बीच में ही तबाह कर बैठे। उसके अलावा और सबसे रिसेंट अगर एग्जांपल हम देखें तो अभी निकल के आया वो उमर अकमल का है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंटेड माने जाते हैं। और विराट कोहली से बल्कि मैं कहूँगा कि पहले से ही इनका डेब्यू हुआ था, और 2007-06 के आसपास इनका हमने इनको देखना स्टार्ट कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उस समय तो मैं भी क्रिकेट खेला करता था स्कूल कॉलेज से आने के बाद। लेकिन उनको देखते देखते हम बड़े हो गए, लेकिन उनकी प्रॉमिस कभी परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हुई। और वहीं विराट कोहली एक लेजेंड बन गए, रन पे रन उन्होंने लगाए, सेंचुरियाँ, जितनी सेंचुरियाँ अकेले विराट कोहली ने बना दी उतनी अगर पाकिस्तान के करंट बैट्समैन को सबका इंक्लूड कर लें, जैसे उमर अकमल हों, या शहजाद हों, या फिर इवन बाबर आजम हो, इन सब की सेंचुरी को अगर कैलकुलेट करके टोटल निकाल भी लिया जाए तो अकेले विराट कोहली उन पर भारी पड़ते हैं। प्रॉब्लम रही कहाँ पाकिस्तानी बैटिंग में कि अचानक से वो कोलैप्स कर गई और वो ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अगर आप देखें पाकिस्तानी चांसेस बहुत दिए, लेकिन जो भी चांसेस दिए वो एक मीडियोकर प्लेयर थे, इतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन वो बैट्समैन एज अ बैट्समैन खेलते रहे। जैसे मोहम्मद हफीज़ आए एज अ बॉलर थे, पर बैटिंग भी करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा बैटिंग अपना डेवलप कर लिया, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन बाहर कहीं भी आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, इंग्लैंड ले लें, या न्यूजीलैंड ले लें, कहीं भी इनसे परफॉर्मेंस नहीं हुआ। इवन शोएब मलिक को ले लें तो वो भी कुछ ऐसी टाइप के बैट्समैन हैं कि जो एज अ बॉलर आए थे बाद में बैट्समैन भी बन गए। ऑलराउंडर टाइप के जो बॉलर थे जो बैट्समैन बन गए, तो ये भी एक अलमिया रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैटिंग इतनी फल फूल नहीं पाई। उसके अलावा भी आप देखें अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, असद शफीक हो गए, इमाम उल हक हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, फ़कर जमान हो गए, इवन सरफराज अहमद हो गए, या कहें अजहर अली, ये भी एज ऑलराउंडर आए थे। तो ये काफ़ी सारे जो मैंने नाम लिए हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, मीडियोकर प्लेयर हैं, मीडियोकर इनकी क्वालिटी है, टेक्निकली इतनी करेक्ट नहीं है और ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इन्हें चांस पे चांस आप देते रहे। और लगभग आप देख लें तो ये 2006-07 के आसपास से ये सारे खेल रहे हैं जितने भी हैं, और आज तक ये परफॉर्मर नहीं बन पाए, या कह लें कि सेंचुरियाँ इतनी नहीं लगा पाए जितनी अकेले विराट कोहली लगा चुके हैं। तो मीडियोकर प्लेयर्स को चांस देना और टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस नहीं देना, आप देख लें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी रही हैं पीसीबी में। जैसे आप 12,000 रन बना चुके हैं और लगभग 57 की एवरेज है, 3500 लगा चुके हैं फवाद आलम पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता। इवन आबिद अली 32 साल के हो चुके हैं, उसके बाद उन्हें अभी चांस मिला है तो उन्होंने सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाई हैं लगातार और परफॉर्म करके दिखाया है। खुर्रम मंजूर हो गए या अली इमरान हो गए, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जो रन पे रन डोमेस्टिक में लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी मिलती किसी है जिनका कोई भाई हो, चाचा हो, तो रिश्तेदारी हो, इस टाइप के अगर आपके रिश्तेदार हैं पीसीबी में तो उनको चांस मिलता है। जैसे आप इमाम उल हक को ले लें, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, इनसे काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने वाले थे जिनकी एवरेज अच्छी थी, जिन्होंने काफ़ी ढेर रन बनाए थे, ढेर सारे रन बनाए थे, लेकिन चांस मिला इमाम उल हक को, या आप कह लें इफ्तिखार अहमद को, जो कि डिज़र्व नहीं करते सिलेक्शन में, लेकिन बार बार सेलेक्ट होते रहते हैं और बार बार वही घिसे पिटे प्लेयर्स जो आप कह लें यूज्ड गन्स हैं, फेल्ड गन्स हैं, उनको ही चांस दिए जाते हैं। जैसे शोएब मलिक हो गए, या इमाम उल हक हो गए, या इफ्तिखार अहमद हो गए, या असद शफीक हो गए, या मोहम्मद हफीज़ हो गए, इन्हीं को बार बार लाया जाता है, फिर हटा देते हैं, फिर लाते हैं, फिर फेल होते हैं। कुछ दिन लोग हल्ला करते तो इन्हें ड्रॉप कर देते हैं, फिर
शांत पड़ने के बाद इन्हें वापस फिर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी कारण रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी बैटिंग इतनी परफॉर्म नहीं कर पाई। और अंडर 19 भी देख लें तो इंडिया अंडर 19 है, तो आप उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलते हैं। हर साल बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जिनके पास काफ़ी टैलेंटेड होता है, और जितने भी आप प्लेयर्स देख लें वो इंडियन अंडर 19 के ही हैं, जैसे युवराज सिंह हो, मोहम्मद कैफ हो, रोहित शर्मा हो, इवन विराट कोहली हो, जहीर खान हो। तो पूरे लाइनअप है इंडिया के पास जो कि अंडर 19 से आए हैं। अभी भी आप रिसेंट भी देख लें तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो अंडर 19 के हैं, जैसे पृथ्वी शॉ हो गए, शुभमन गिल हो गए, या बॉलर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे शिवम मावी हो गए, कमलेश नागरकोटी हो गए, ईशान पोरेल हो गए, अवेश खान हो गए, और ऋषभ पंत जो कीपर हैं। तो ऐसे अंडर 19 के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर नज़र रखी जाती है, जिनके परफॉर्मेंस पे ध्यान रखा जाता है। अगर इंजर्ड होते हैं तो उनकी इंजरी को भी ट्रैक किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जो अंडर 19 प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और परफॉर्म करने के बाद उनका पता नहीं चलता कि वो अंडर 19 के बाद गए कहाँ, कई साल तक वो नज़र ही नहीं आते। वहीं इंडिया के जो प्लेयर्स होते हैं अंडर 19 के, वो आगे चल कर इंडिया को खेलते हैं, 3-4 साल में ही वो इंडिया में आ जाते हैं परफॉर्म करने के बाद। और इंडिया के अगर डोमेस्टिक भी देखें तो उसमें भी बहुत सारे मैचेस होते हैं, और डोमेस्टिक बहुत तगड़ी होती है। पिचेस काफ़ी अच्छे बनाए जा रहे हैं, बाउंसी पिचेस बनाए जा रहे हैं, और टीम्स बहुत सारी हैं। वहीं पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो पिचेस कोई ख़ास अच्छी नहीं होती हैं, बाउंस उनमें नहीं होता है, और बॉलर्स डोमिनेट वहाँ पे करते हैं, क्योंकि पिचेस में इतनी जान नहीं होती, और बॉल ऐसी यूज़ की जाती है जो कि बॉलर्स को ज़्यादा फेवर करती है बजाय कि बैट्समैन को। तो पता नहीं चलता कि बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है या पिच उसे ज़्यादा हेल्प कर रही है। और सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छी नहीं है पीसीबी में, टैलेंटेड प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया जाता, और जो जिनको आप जानते हैं या जिन फैमिली मेम्बर्स अगर आपके पीसीबी में है तो उनको सिलेक्शन पहले हो जाता है, और जो डिज़र्व करते हैं डिज़र्विंग प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं हो पाते। विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज़्यादा है कि उनके बारे में बताना भी बहुत मुश्किल है। तो कुछ मैं उनकी परफॉर्मेंस बता देता हूँ। जैसे ओडीआई में अगर देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस, तो उन्होंने उनकी एवरेज अगर होम में है तो वो अबव 60 की उनकी एवरेज है, और अगर आउटसाइड इंडिया अगर देख लेते हैं मींस अवे फ्रॉम होम देखते हैं तो उनकी एवरेज 58 है, 58 प्लस की उनकी एवरेज है। और टोटल अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उनकी एवरेज 60 से कुछ कम है, 59 प्लस की उनकी एवरेज है। और सेंचुरीज़ वो लगा चुके हैं, 43 सेंचुरीज़ लगा चुके हैं, और 58 50s वो लगा चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस है, और सचिन से कुछ ही कदम वो दूर है। सचिन ने ओडीआई में 49 सेंचुरीज लगाई हैं, और विराट कोहली 43 सेंचुरीज लगा चुके हैं। तो काफ़ी करीब हैं वो सचिन तेंदुलकर के। अगर वहीं हम देखते हैं विराट कोहली को टेस्ट में अगर हम देखते हैं तो टेस्ट में उनकी एवरेज जो ओवरऑल एवरेज है वो 54.31 की है, और सेंचुरीज़ वो लगा चुके हैं 27, और 50s उन्होंने लगाया है 22। अगर होम में उनकी टेस्ट में एवरेज देखते हैं तो वो 68.42 है, और अवे फ्रॉम इंडिया अगर हम देखते हैं तो उनकी एवरेज है 45.25। तो काफ़ी परफॉर्मेंस उनकी टेस्ट मैच में भी है। वहीं अगर हम बाबर आजम को कंपेयर करते हैं, टेस्ट में वो सेंचुरीज लगा चुके हैं 5, ओडीआईज में उन्होंने 11 सेंचुरीज लगाए हैं, और T20s में 0। तो अभी वो परफॉर्मेंस के हिसाब से विराट कोहली से काफ़ी पीछे हैं, पर इन फ्यूचर वो काफ़ी तगड़े बैट्समैन बनेंगे और लेजेंड्स में गिने जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी करेक्ट हैं, सारे शॉट्स हैं उनके पास, और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी वो रन बनाते हैं। इवन कि ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो या इवन साउथ अफ्रीका हो, वहाँ पर भी उनकी एवरेज और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। अगर बात करें बाबर आजम के अचीवमेंट्स की तो उन्होंने 99 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लगाया था इन यूएई, 127 नॉट आउट उन्होंने लगाया था न्यूजीलैंड इन यूएई, 90 वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, 97 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ब्रिस्बेन, played once against England, scored 68 not out in Lords, average 50 plus in South Africa versus South Africa, 200s against Sri Lanka in Pakistan, and फिफ्थ 100 140 नॉट आउट। सो इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि लगातार वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम्बाब्वे हो या श्रीलंका हो
या छोटी मोटी जो टीमें हैं बांग्लादेश उनके खिलाफ भी परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस उनकी हर टीम के साथ है। इंग्लैंड एक काफ़ी तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी तगड़ी टीम है। इवन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, इवन इंग्लैंड में जाकर रन बनाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बाबर आजम को देखते हैं तो वो बड़ी टीमों के खिलाफ भी रन बनाते हैं। और अगर आप देखें जो 2019 का वर्ल्ड कप था तो सिर्फ एक बाबर आजम ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को लेकर चले और रन पर रन वर्ल्ड कप में बनाने वाले सिर्फ बाबर आजम थे। और काफ़ी मैच इनिंग्स पहले वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते थे, हंड्रेड्स इतने नहीं लगाते थे खासकर बड़े मैचेस में। पर जो ये 2019 का वर्ल्ड कप था वहाँ इन्होंने क्रूशल मैचेस में रन बनाए और मैच फिनिश करके दिया। तो अब इनके पास मैच फिनिश करने की क्वालिटी भी आ चुकी है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं, जो रन ये बना रहे हैं, जो इनकी बैटिंग की ताकत है, इवन कि अब ये पावर हिटिंग भी करने लगे हैं। T20s में भी नंबर 1 बैट्समैन है। टेस्ट में इनकी एवरेज अब 50s क्रॉस कर चुकी है, जो कि अब 45 के आसपास ये टच करने लगे हैं। टेस्ट में भी, ODI में भी ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो विद इन मैं कहूँगा ईयर या 6 मंथ इतना तो हम कह सकते हैं कि एक बैट्समैन आ चुका है जो कि वर्ल्ड पे ये राज करेगा। और पाकिस्तान की तरफ से एक चेहरा ये बैटिंग के लिए आ चुका है, जो कि पाकिस्तान को चाहिए भी था, क्योंकि बैटिंग में पाकिस्तान के बाद कोई चेहरा रहा नहीं था, खासकर यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ के जाने के बाद। तो एक यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए जो नए लड़के आ रहे हैं बैटिंग में, उनके लिए एक चेहरा मिल गया है बैटिंग में जिसको वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में फॉलो करते हैं, जैसे सचिन को फॉलो करते थे। अब उन्हें एक चेहरा विराट कोहली मिल गया, या इवन रोहित शर्मा हो, KL राहुल हो, ऐसे बहुत सारे बैट्समैन हैं। पास्ट में जाएं तो हम सुनील गावस्कर हों या राहुल द्रविड़ हों, लक्ष्मण हो, गांगुली हो, ऐसे बैट्समैन होते थे, वीरेंद्र सहवाग हों। तो इनको फॉलो करके आगे भी बैट्समैन हमें मिलते रहते थे। उसी अगर तर्ज पे देखें तो बाबर आजम पाकिस्तानी जो नए यंगस्टर्स हैं, नए बैट्समैन हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का सोर्स है, जो उनको प्रेरित करेगा। नए जो बैट्समैन अंडर 19 में हो या स्कूल लेवल पे हो, तो बाबर आजम को देखकर वो भी सीखेंगे, प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब भी मैंने बाबर आजम को खेलते हुए देखा है तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और जब तक वो मैदान में रहते हैं, चाहे वो 30 मारें, चाहे वो 40 मारें, चाहे 50 मारें, या इवन 100 मारें या 150 मारें, जितने समय भी वो मैदान में रहते हैं, डोमिनेट करते हैं, शॉट्स खेलते हैं, डरते नहीं हैं। और लगता कई बार तो ऐसा है जैसे विराट कोहली खेल रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे विराट कोहली पाकिस्तान में आए जो चल नहीं पाए, जैसे उमर अकमल हो, मैच फिक्सिंग में फंस गए, कुछ टैलेंटेड इतने नहीं थे, कुछ मीडियोकर थे, कुछ PCB की भी गलती थी। यहाँ BCCI काफ़ी पैसे लगा रही है, जो कि वहाँ पर उतना पैसा मिलता नहीं है और बच्चे फंस जाते हैं फिक्सिंग में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की रही, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो बाबर आजम को इतना तो हम कह ही सकते हैं कि वो एटलीस्ट फैब 5 में तो है ही। जैसे जो रूट हो, केन विलियमसन हो, विराट कोहली हैं और बाबर आजम हैं, और एक बैट्समैन स्मिथ हो गए, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। तो ये 5 हैं। तो बाबर आजम को हम सर्टेनली टॉप 5 में तो गिन ही सकते हैं। और आगे चलकर हो सकता है ये काफ़ी बड़े लेजेंड भी बन जाएं, क्योंकि टैलेंट तो इनमें है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इंडिया के हैं, लेकिन मज़ा अगर किसी को आता है पाकिस्तानी लाइनअप में देखने में तो वो बाबर आजम है। लेकिन इन्हें किंग कोहली के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और किंग बाबर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर किंग बाबर कहते हैं तो वो लगता है जैसे कि हम विराट कोहली को कॉपी कर रहे हैं। तो अगर इनके लिए अगर कोई वर्ड अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो होगा मुगल आज़म। पाकिस्तानी इन्हें मुगल आज़म कह सकते हैं और उनको इस नाम से पुकार सकते हैं। और फिर ये किंग कोहली जैसा ऐसा लगेगा भी नहीं कि पाकिस्तानी उन्हें कॉपी कर रहे हैं। तो मुगल आज़म इन्हें कह सकते हैं और अच्छा भी लगता है उन पर, और स्टाइलिश हैं भी वो। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ देखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।